हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड से संबंधित जो कि कॉमन पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट। इस पेपर का अध्ययन आपके सभी ट्रेड के बच्चे करते हैं और इसमें अभी तक आप लोगों को 4 यूनिट तक यानी कि 4th यूनिट तक आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। लास्ट ये हमारी यूनिट बच रही है जिसमें 25 चैप्टर होते हैं आपके टोटल सभी यूनिट्स लेकर के, और इसमें आपके 5 आपके चैप्टर हैं यूनिट 5 में, और इन 5 चैप्टर से जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अभी तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, उन सभी से संबंधित आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं। और ये लास्ट वीडियो है, यहाँ पे जो कुछ भी हमारा बच रहा है 5th यूनिट से उसको यहाँ पे आज इस वीडियो में कराया जाएगा। तो आप लोग अगर पेपर की तैयारी में लग चुके हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इसके सारे वीडियो देख करके आप लोग अपनी तैयारी को बेटर बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा 5th वाली इकाई क्या है। और इसमें आप देख सकते हैं यूनिट 5 में हमारे दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और उससे संबंधित जो हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में आप लोगों को 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को भी यहाँ पे सॉल्व करा दिया जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन संबंधित आप लोगों को क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। आप लोग उससे संबंधित पढ़ लेंगे, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे भी दिया जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी से जुड़ करके आप वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बिना समय गंवाए हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 106 है कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की वर्तमान स्थिति क्या है। तो मानव संसाधन विकास की अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो उसमें व्यक्तियों की सहायता यानी कि जो हमारे दिव्यांग पर्सन हैं उनकी सहायता के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, और अगर उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है तो उन्हें शिक्षा भी दिलाई जाती है, और इनकी उच्च शिक्षा के लिए भी मांग हो रही है जो कि मानव संसाधन विकास पूरा करने के लिए आगे कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसे प्रशिक्षण की उपलब्धता और गुणवत्ता में अभी भी बहुत ज़्यादा अंतराल है। तो उस अंतराल को पूरा करने के लिए जो मानव संसाधन विकास है वो निरंतर इस विकास में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है कि दिव्यांगता के क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास में प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं। तो प्रमुख आवश्यकताओं में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, बढ़ी हुई निधि मानकीकृत पाठ्यक्रम का विकास और सतत व्यावसायिक विकास के अवसर इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 108 है कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में आमतौर पर किन मुद्दों का सामना करना पड़ता है। तो मुद्दों में अपर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, इसमें मतलब आप यहाँ पे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और भी कहीं समस्या आ रही है तो उससे संबंधित आपको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ तक कि जागरूकता को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। समझ की अगर कमी है तो इसका भी कहीं ना कहीं दिव्यांग बच्चे इसका सामना कर रहे होते हैं, और निरंतर जो व्यावसायिक विकास है अगर इसकी सीमित पहुंच है तो इसकी भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उस चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है कि दिव्यांगता क्षेत्र में नैतिक ढांचे के भीतर काम करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो नैतिक ढांचे के भीतर काम करना दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, गरिमा और अधिकारों को यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है, और एवं निष्पक्ष और न्यायपूर्ण उपचार को यहाँ पे बढ़ावा देना होता है, और शोषण और भेदभाव को भी कहीं ना कहीं रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 110 है। थोड़ा फास्ट तरीके से आप लोगों को कराया जा रहा है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं अब समय हम लोगों के पास में बिल्कुल नहीं है तैयारी के लिए, तो आप लोग जितना फास्ट पढ़ सकें उतना ही बेटर रहेगा। 110 क्वेश्चन कहता है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधनों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करके,
या बढ़ी हुई निधि को अपना करके बेहतर नीति समर्थन और समावेशिता और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता गठबंधन आईडीए की भूमिका क्या होती है। तो आईडीए जो है इसकी जो भूमिका होती है, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे, क्योंकि आपके इसमें जितना भी फुल फॉर्म वगैरह आ रहा है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं, वो सभी वहाँ पे फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है या शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर आपको फुल फॉर्म के रूप में ही मिलेगा वहाँ पे। तो आईडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जैसे UNCRPD, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूनेस्को का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये सभी चीज़ें अलग से सारे जितने भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में शॉर्ट फॉर्म मिले हैं, उन सब का आप फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिए, वो आपको वहाँ पे मिलना ही मिलना है। बात हम करेंगे आईडीए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करता है, यानी कि उसके अधिकारों की रक्षा करता है और ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय नीति निर्माण में उसकी आवाज़ सुनी जाए और UNCRPD के कार्यान्वयन को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है आपका कि यूनेस्को दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में कैसे योगदान देता है। तो यूनेस्को जो है ये समावेशी शिक्षा पहुंच को बढ़ावा देता है और ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है जो दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को समान अवसर यहाँ पे प्रदान कर सके। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके समावेशी शिक्षा पे जोर देता है, उनकी पहुंच को यहाँ पे बढ़ाता है और ऐसे कानून बनाता है जो इनके अधिकारों की रक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है कि दिव्यांग बच्चों के लिए यूनिसेफ क्या पहल करता है। तो यूनिसेफ का भी यहाँ पे आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आप लोग इसका भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो यूनिसेफ जो होता है ये भी समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक बचपन का विकास, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग बच्चों को सभी बाल अधिकार यहाँ पे मिल सके, जो भी इनके लिए कानून हो वो इस कानून का लाभ भी उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है आपका कि दिव्यांगता समावेशन में UNDP क्या भूमिका निभाता है। UNDP इसको भी आप देख लीजिएगा। UNDP अपने विकास कार्यक्रमों में दिव्यांगता समावेशन को एकीकृत करने, आर्थिक सशक्तिकरण करने, समावेशन जो शासन होता है यानी कि समावेशी शासन और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लचीलापन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि 115 की WHO, इसका भी आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, दिव्यांगता पुनर्वास का समर्थन कैसे करता है। तो WHO जो है ये एक दिशा निर्देश प्रदान करता है कि इसमें स्वास्थ्य नीतियाँ क्या हैं, कार्यक्रम कौन से इसमें किए जा सकते हैं या विकास कैसे आगे बढ़े, इसका समर्थन करता है। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है, उनको स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच उनकी सुनिश्चित करता है और उनको विभिन्न प्रकार की सहायक टेक्निक तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 116 की कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD क्या है। तो UNCRPD आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपके दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो UNCRPD एक राष्ट्रीय संधि होती है जिसका उद्देश्य होता है कि दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का सम्मान करे ये और उसकी रक्षा करे और उनको बढ़ावा दे, ताकि समाज में भी उनकी एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 117 की बात करेंगे कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG दिव्यांगता से कैसे संबंधित है। तो MDG ये भी आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपके दिया हुआ है, इस फुल फॉर्म को भी आप लोग याद कर लीजिए। MDG का उद्देश्य गरीबी को कम करना और स्वास्थ्य
और शिक्षा में सुधार करना होता है, लेकिन जो दिव्यांगता समावेशन के लिए विशिष्ट लक्ष्य का अभाव होता है, जिससे अधिक जो समावेशी विकास हैं उन लक्ष्यों की आवश्यकता पर यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं जो कि एक WHO या फिर अन्य जो आपकी संस्थाएं हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 118 है कि सतत विकास लक्ष्य SDG क्या है और वे दिव्यांगता को कैसे संबोधित करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका भी फुल फॉर्म यहाँ पे है, आप लोगों को ये सारे फुल फॉर्म्स वगैरह जानने होंगे क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो SDG 17 जो है वो वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह होता है। इसमें काफ़ी सारे लक्ष्य होते हैं जिनको पूरा किया जाता है, जिसमें विशिष्ट लक्ष्य और संकेतक शामिल होते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सतत विकास प्राप्त करने के प्रयासों में शामिल किया जाए और विशेष रूप से उनको शिक्षा, रोजगार और जो असामान्यताएं हैं उसको कम करने का यहाँ पे प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 119 है कि UNCRPD राष्ट्रीय नीति को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका भी आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैंने ऊपर ही बताया आप लोगों को कि UNCRPD देशों को ऐसे कानून और नीतियाँ विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करता है जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे और उनके जीवन में सभी क्षेत्रों में उनके समावेशन को और उनकी भागीदारी को ये सुनिश्चित करे, यानी कि उनके जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 की कि UNCRPD के कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो UNCRPD के प्रमुख सिद्धांत में अगर हम देखें तो इसमें अंतर्निहित जो गरिमा होती है उसके प्रति सम्मान रखा गया है। गैर भेदभाव यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समाज में भी उनकी पूर्ण भागीदारी को यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। उनका भी समावेशन सामान्य बच्चों के साथ में किया गया है और सम्मान और उनको विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करने में भी उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है कि दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में अली यावर जंग की भूमिका क्या है। तो इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका भी पूछा जाता है। तो AYJNISLD जो होता है ये आप जानते ही हैं, ये वाक और श्रवण दिव्यांगता यानी कि जो आपके हियरिंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके क्षेत्र में ये शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करता है, उनको पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है और उनके लिए जो सहायक टेक्निक होती है उसको ये उपयोग में बढ़ाता है, यानी कि ये जो बच्चे सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, ये आपका अली यावर जंग उसी के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 122 है कि ISLRTC इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा कि दिव्यांग व्यक्तियों की किस तरह से सहायता करता है। तो ISLRTC जो है भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को ये बढ़ावा देता है, यानी कि ये भी आपके किसके क्षेत्र में कार्य करता है, आपके हियरिंग डिसेबिलिटी इस क्षेत्र में कार्य करता है और उनको शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। जो बधिर समुदाय के बच्चे होते हैं उनकी पहुंच को ये सुनिश्चित करता है और जो शिक्षक होते हैं द्विभाषियों को भी ये प्रशिक्षण प्रदान करने का यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 123 हो जाएगा कि NIEPID इसको भी देख लीजिएगा फुल फॉर्म के रूप में क्या सेवाएं प्रदान करता है। तो NIEPID जो है ये बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए कार्य करता है, उनके लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान, सेवा वितरण इन सभी पे ध्यान केंद्रित करता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि जो ये बच्चे दिव्यांग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता को और समाज में उनके एकीकरण को ये बढ़ावा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है कि NIEPMD दिव्यांगता सेवाओं में किस तरह से योगदान देता है। तो NIEPMD जो है ये आपके कई दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है और उनके लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान ये सभी चीज़ें वो उपलब्ध कराता है, यानी कि उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देता है और उनकी शैक्षिक गतिविधियों पे भी ये जोर देता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 125 की। NIEPVD
के कार्य क्या हैं? तो NIEPBD इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और NIEPBD दृश्य दिव्यांगता वाले यानी कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, VI बच्चों के लिए ये पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है, शिक्षा प्रदान करता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और समाज में उनके समावेशन को और उनकी स्वतंत्रता को ये बढ़ावा देता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 की कि दिव्यांगता क्षेत्र में NILD की क्या भूमिका है। तो NILD जो है ये गतिशीलता बढ़ाने और अवसरों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनुसंधान करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है और पुनर्वास सेवाएं भी देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 127 की NIMHR ये आपके 5वें यूनिट में जितने भी आपको मिल रहे हैं कि यहाँ पे फुल फॉर्म्स वगैरह मैं बता रही हूँ आप लोगों को लिखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर इसके फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये अक्सर पूछा ही जाता है। तो 5वीं यूनिट में आपके जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं उसको आप लोग ज़रूर देख लें। तो NIMHR जो मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास का समर्थन ये कैसे करता है, तो आप जान गए होंगे NIMHR किसके लिए कार्य करता है। मानसिक स्वास्थ्य जिनका बिगड़ा हुआ होता है, संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, उनके लिए कार्य करता है। तो ये मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की ज़रूरतों को यहाँ पे संबोधित करते हुए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को ये बढ़ावा देते हैं और अनुसंधान, प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी इनके लिए वो प्रदान करते हैं और उस पर जोर देते हैं, इस चीज़ का ये प्रावधान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 हो जाएगा कि दिव्यांगता सेवाओं में PDUNIPPD की क्या भूमिका है। तो PDUNIPPD शारीरिक दिव्यांगता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण, अनुसंधान, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है और उनकी जो कार्य क्षमता होती है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 129 है कि SBNIRTAR पुनर्वास सेवाओं में कैसे योगदान देता है। तो SBNIRTAR जो है ये आपका विभिन्न दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाएं, शिक्षा, अनुसंधान प्रदान करता है और उनके समावेशन और सशक्तिकरण पर ये जोर देता है और उनके सशक्तिकरण को ये समाज में सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है कि दिव्यांगता समावेशी सेवाओं में ICT की भूमिका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दिव्यांग व्यक्तियों को कैसे लाभ पहुंचाती है। तो जो ICT है ये सूचना से संबंधित है, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को ये बढ़ावा देती है, सहायक टेक्निक भी देती है और संचार उपकरण भी प्रदान करती है जो कि स्वतंत्र जीवन और समाज में भागीदारी को समर्थन देता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 की कि ICT द्वारा सक्षम सहायक टेक्निक के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो ICT द्वारा अगर हम सहायक टेक्निक के उदाहरण देखें तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन रीडर होता है, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है और संवर्धनशील होता है और वैकल्पिक संचार इसमें आपके मौजूद होते हैं और बच्चों के अनुकूल ही कीबोर्ड होता है और माउस शामिल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 132 है कि ICT दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अवसरों को कैसे बेहतर बना सकता है। तो ICT जो है ये एक तरीके से सुलभ शिक्षण प्रणाली होती है और ऑनलाइन पाठ्यक्रम इसके माध्यम से चलता है, आभासी कक्षाएं प्रदान करता है ये, और जिससे दिव्यांग व्यक्ति जो हैं वो दूसरे के साथ में समान आधार पर शिक्षा में भाग ले सकते हैं, यानी कि वो सामान्य बच्चों के साथ में बैठ करके वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में ICT की भूमिका क्या है। तो जो ICT है ये एक दूरस्थ कार्य होता है, नौकरी मिलान सेवाएं होती हैं इसमें, यानी कि इसमें बच्चों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है और सुलभ इनका कार्यस्थल होता है और उपकरणों की सुविधा भी प्रदान की जाती है यहाँ पे, और दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार भी यहाँ से मिलता है और जिससे उनके जीवन जीने में आसानी होती है।
अगला है 134 क्वेश्चन नंबर। तो आईसीटी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक समावेशन का समर्थन कैसे करता है? तो जो आईसीटी होता है ये सामाजिक मीडिया, आभासी समुदाय और सुलभ मनोरंजन विकल्पों के माध्यम से संचार को सक्षम बनाता है और सामाजिक अलगाव को कम करता है और संपर्क को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 135 की कि दिव्यांगता सेवाओं में आईसीटी को लागू करने की चुनौतियां क्या हैं? तो चुनौतियों में उच्च लागत, जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी होती है। कुछ प्रौद्योगिकियों की सीमित पहुंच और कम आय वाले क्षेत्रों में पहुंच को प्रभावित करने वाली डिजिटल अंतर इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 136 है कि दिव्यांगता क्षेत्र में पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण की क्या आवश्यकताएं हैं? तो प्रशिक्षण आवश्यकताओं में दिव्यांगता अध्ययन में विशेष शिक्षा, व्यवहारिक अनुभव, निरंतर व्यावसायिक विकास और प्रासंगिक कानूनों और नैतिक प्रथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137 की सरकारें दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का समर्थन कैसे करती हैं? तो जो सरकार होती है ये दिव्यांगता क्षेत्र में जो काम करने वाले पेशेवर होते हैं उनको धन उपलब्ध कराती है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है और नीतियां बनाती है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसमें पेश करती है और उसको प्रोत्साहन करती है। जो प्रशिक्षण पेशेवर होते हैं उनकी संख्या को यहाँ पे मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है कि दिव्यांगता सेवाओं में किन नैतिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो नैतिक विचारों में स्वायत्तता, गैर भेदभाव, गोपनीयता, सूचित सहमति और दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वोत्तम हितों को यहाँ पे सुनिश्चित करना शामिल होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 139 की अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच सहयोग दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं को कैसे बेहतर बना सकता है? तो सहयोग से साझा संसाधन, एकीकृत मानक, संयुक्त अनुसंधान पहल और वैश्विक स्तर पर दिव्यांगता अधिकारों के लिए वकालत बढ़ सकती है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 140 कि वैश्विक दिव्यांगता नीतियों पर यूएनसीआरपीडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप जानते हैं कि जब कोई सम्मेलन चालू किया जाता है, जागरूकता कार्यक्रम होता है, तो उसमें आपके बहुत सारे समावेशी कानून होते हैं, नीतियों का उसमें आपके प्रावधान रखा होता है, जो कि आपके कुछ न्यू पॉलिसी भी होती है और वो दुनिया भर में जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों को भी बताता है और उनकी भागीदारी को समाज में सुनिश्चित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 141 कि दिव्यांग सेवाओं में राष्ट्रीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ में किस प्रकार सहयोग करते हैं? तो जो राष्ट्रीय संस्थान होते हैं वो अक्सर सर्वोत्तम अभ्यास अपनाने वाले होते हैं और वो बड़े पैमाने पर शोध में भाग लेते हैं और जो दिव्यांग कार्यक्रम होता है उसके लिए धन, संसाधन, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 142 है कि दिव्यांगता क्षेत्र में वकालत की क्या भूमिका होती है? तो वकालत का मतलब होता है कि जागरूकता को बढ़ाना, यानी कि जो भी नीति चाहे वो बदलाव की स्थिति में हो या नए नीति हो, उन सभी नीतियों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से जोड़ करके उनको समझाना और बताना, उनका सामाजिक समावेशन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है कि दूरस्थ पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का कैसे लाभ उठाया जा सकता है? तो आप जानते हैं आज के समय में जो प्रौद्योगिकी है ये काफ़ी आपका हाई लेवल पे है और प्रौद्योगिकी जो है इसमें टेली हेल्थ, ऑनलाइन चिकित्सा सत्र, आभासी सहायता समूह और स्वास्थ्य और पुनर्वास प्रगति, दूरस्थ निगरानी, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो वहाँ तक की सेवाओं में अगर सुधार करके हम दिव्यांग व्यक्तियों को पहुँचा सकते हैं तो इससे उनको काफ़ी लाभ मिलता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 144 की कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में भविष्य के क्या रुझान अपेक्षित हैं? तो भविष्य के रुझानों में प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का बढ़ावा उपयोग किया जाता है
और अधिक अंतः विषय इसमें कार्यक्रम शामिल होते हैं। समावेशन पे अधिक जोर दिया जाता है, संसाधन को उपलब्ध कराया जाता है और वैश्विक तरीके से यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग भी इसमें शामिल होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 145 की, जो कि दिव्यांगता क्षेत्र में निरंतर व्यावसायिक विकास को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। तो जो निरंतर व्यावसायिक विकास का यह सुनिश्चित होता है कि ये निरंतर व्यावसायिक विकास यह सुनिश्चित कर सकता है कि चिकित्सा नवीनतम शोध तकनीकी सर्वोत्तम अभ्यास से सचेत रहें, जिससे जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको जो प्रदान की जाने वाली देखभाल है या सहायता है वो गुणवत्तापूर्ण बनाई जा सके। तो इसी के साथ में हमारा ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होता है और आप जान रहे हैं कि लगभग इस सब्जेक्ट से संबंधित इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो कि कॉमन पेपर है, HIVI IDT तीनों ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं। इससे संबंधित 145 क्वेश्चंस आप लोगों को शॉर्ट टाइप कराए गए हैं। अब अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, अच्छे से आप इसको देख नहीं रहे हैं, तो फिर ये आपकी गलती है, लापरवाही है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो फिर आपको पेपर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये 145 क्वेश्चन से बाहर आपका कुछ आ ही नहीं सकता है। तो 110% गारंटी है आपको यहीं से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर में। तो आप लोग वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 और ये वीडियो यूनिट 5 की है। सभी आपके इसी स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी चैनल पे उपलब्ध हैं। आपको यहीं से सारी तैयारी कर लेनी है और 1 से 2 बार अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपको ये सारी चीज़ें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।